मोहब्बत के सफर में एक हंसी आवाज दे देना, मेरा कल मुस्कुरा उठे वैसी आवाज तुम देना। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मौसम। आज मैं आपको बेगूसराय जिला के ऐसे प्रतिभाशाली श्रृंगार रस के कवि से मिलवाने जा रही हूं, जिन्हें सम्मानित भी किया गया है और अपनी कविताओं से उनकी पहचान हुई है। आइए मिलते हैं हिमांशु कुमार से। हिमांशु जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कविता लिखने की शुरुआत आप कब से किए? कविता लिखने की शुरुआत मूलतः मैं जब कक्षा 10वीं में था तो उस समय से किया था। उस समय इस बीपी स्कूल के तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक कार्यक्रम किया गया था। तो सबसे पहले मैंने तभी 3-4 लाइन की एक तुकबंदी की थी और उस वक्त लोगों ने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया। और हमारे एक सर थे मृणाल सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया, हिंदी साहित्य के बारे में बहुत चीज़ बताया। तो उस समय से धीरे धीरे तुकबंदी करता चला गया और बहुत धीरे धीरे मंच भी मिलना शुरू हुआ। कुछ कविताएं पत्रिकाएं में आनी शुरू हो गई। तो इस तरह से मेरी काव्य यात्रा शुरू हुई और आज आप तक यहाँ तक आए हैं। जिसमें इस कवि स्टूडियो में यहाँ पहले प्रफुल्ल सर हमारे बहुत सीनियर वो आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि जहाँ पे इतने बड़े ओज के कवि, हास्य के कवि नीलेश हमसे बहुत सीनियर वो आए, इस जगह पे हम आए तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रौढ़ कवि और युवा कवि में सामंजस्य बैठाने में दिक्कतें क्यों आती हैं? प्रौढ़ कवि और युवा कवि, प्रौढ़ कवि एक तरह से वो अपने सफलता के शिखर पे होते हैं और युवा शुरुआत के होते हैं। तो आज के हर जगह जहाँ भी देखिए वहाँ कंपटीशन है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, बिजनेस का क्षेत्र हो, हर जगह राजनीति है। और इस काव्य के क्षेत्र में भी बहुत जगह राजनीति देखी जाती है, गुटबंदी देखी जाती है, बहुत जगह बड़े लोगों को बुलाया जाता है, युवाओं को वहाँ पे जगह नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह देखी जाती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जब भी समुद्र में बड़ी मछली होती है, छोटी को हर वक्त निगलना चाहती है, तो वो तो छोटी की चपलता है कि उससे बच जाती है। तो यही होता है कि यहाँ पर जो बड़े कवि हैं, जो भी हैं, ये चीज़ को हटना चाहिए। ये समाज से या साहित्य के क्षेत्र में ये नहीं होना चाहिए, क्या कि साहित्य और ये रचनात्मकता ये आपको समाज को देखने को, परिवार को देखने का एक नया नजरिया देता है। अपने ढंग से देखते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है, तो आप उस ओर अपनी लेखनी को चलाते हैं, या समाज की क्या मांग है आप उस पर लेखनी चलाते हैं। तो जो प्रौढ़ कवि होते हैं उन्हें लगता है कि हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं, हमें आगे रहना चाहिए। और युवा को लगता है, युवा के अंदर एक ये है कि उनके अंदर स्थिरता नहीं है, उनके अंदर एक होना चाहिए कि धैर्य मिलेगा, ये नहीं हो पाती है। तो जिसके वजह से वो चाहते हैं कि हमें भी बहुत जल्दी फेम मिले, बहुत जल्दी नाम हो जाए, जिसके वजह से दोनों में हर वक्त टकराव होती रहती है। कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि मंच पे एक दूसरे से बहस भी हो जाती है। तो जहाँ बहुत सारे ऐसे कवि होते हैं जो ये भी कह देते वो रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो वो नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये मेरा अपना मानना है कि समाज से या साहित्य के क्षेत्र से ये जो है कंपटीशन इसे हटा देना चाहिए। जो बड़े हैं अपने से छोटे को प्यार दें, उन्हें और सराहें, उन्हें अच्छे अच्छे मंचों पर ले जाए, इनकी कल्पना शक्ति को और बढ़ावा दे, ताकि वो भी एक अच्छे साहित्य को लिख सके, एक अच्छे काव्य को समाज को दे सके, एक अच्छी कविता ला सके। तो सामंजस्य जरूरी है, लेकिन अभी फिलहाल हर जगह देखी जाती है कि हर जगह कंपटीशन है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था और ये बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में है। ज़रूरी है कि बड़े जो भी हैं वो छोटे के साथ सामंजस्य करें, छोटे जो हैं बड़े का आदर करें, उनसे सीखें, उनसे कंपटीशन ना करें, उनसे सीखें। क्या है कि वो हमारे सीनियर हैं, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनका सफ़र बहुत लंबा होता है, तो उनसे हमें जो सीखने को मिले वो सीखना चाहिए। जी, श्रृंगार रस की कविता लिखने की प्रेरणा आपको किन से मिला? श्रृंगार रस की कविता का शुरुआत तो मूलतः जहाँ भी देखा जाए, जिन कवि को आप देख लीजिए उनके अंदर या तो प्रेम में मिलन होगा या फिर तब कविता निकली होगी, या प्रेम में विछोह होगा तो कविता निकली होगी। और हम जिस उम्र से गुजर रहे हैं इस उम्र में ये सारी चीज़ बहुत ही लाजमी है। जी बिल्कुल। तो वैसे तो श्रृंगार रस की कविता कुमार विश्वास को मैंने जब पहली बार सुना था, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो इस लाइन को थोड़ा आप 2 लाइन अच्छे से गुनगुनाएं।
कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ये जब मैंने सुना, या फिर पुराने में देखिए तो घनानंद हैं जी। वो उनकी कविता मुझे याद अभी नहीं है, लेकिन उनकी एक कविता थी जिसमें वो बादल को ये लिख के कहते हैं कि जाओ मेरे आंसू को तुम ले लो और बादल बन के उसके आंगन में जाके बरसो कि तुम्हारे विछोह में। और कहा भी जाता है कि श्रृंगार में विछोह का उनसे बड़ा कवि आज तक कोई नहीं हो पाया। तो उन्होंने लिखा कि तुम मेरे आंसू को, बादल को कहते कि मेरे आंसू ले जाओ और उसके आंगन में गिराना और उसको कहना कि तुम्हारे याद में वो रो रहा है। तो श्रृंगार के यहाँ से पढ़ा, फिर धीरे धीरे बहुत सारे किताब मिलते गए साहित्य के, उसे पढ़ता गया, सीखता गया और लिखता गया। तो लोगों ने उसे प्यार दिया और थोड़ा उसमें हम मेहनत करते गए, बड़ों का प्यार स्नेह श्रोताओं ने सुना। तो इस तरह से चलता गया। और श्रृंगार का जो भी कविता है ये एक तरह से मेरा पर्सनल है और ये मैं किसी को नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी प्रेम में विलगाव के बाद ही मैंने श्रृंगार रस कविता लिखना शुरू किया। जी बिल्कुल। और वहीं से हमारी शुरुआत भी हुई थी। बहुत सारे दोस्त इसमें हमारे साथ दिए, बहुत सारे दोस्तों, मैं अपने दोस्तों का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। नहीं हिमांशु ये करो, ये तुम कर सकता है। उन्होंने हमारे कविता को सराहा, विभिन्न पत्रिकाओं तक भेजा। लोक प्रसंग में नहीं जानता था, उन्होंने मेरी कविता वहाँ तक भेजी, छपी, मुझे बहुत प्यार मिला। इसलिए दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन शिक्षकों ने मेरा सहयोग दिया और जहाँ भी गलतियाँ मुझे सुधारा। जब ऐसे विलगाव के समय आए तो मैं कुछ डिप्रेस हुआ तो उस वक्त मुझे सपोर्ट किया गया, तो सबका धन्यवाद है। और इस तरह से मेरे श्रृंगार रस कविता का आरंभ भी हुआ और आज यहाँ तक भी आए हम। जी। कोरोना काल में आप मंच सम्मेलन नहीं कर पाते हैं, तो अपनी श्रोताओं से किस तरीके से मिलते हैं? इस कोरोना काल, एक कोरोना पेंडेमिक के कारण कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाता है, लेकिन जब भी इन लोगों का प्यार मिला, इन लोगों ने हमें खोजा, तो इन लोगों के पास डिजिटली हम वहाँ तक पहुँचे, फेसबुक लाइव के द्वारा, इंस्टा लाइव के द्वारा, और फिर इन सारी चीज़ों द्वारा अपने श्रोताओं तक पहुँचा। उन्होंने ढेर सारा प्यार दिया, वो सुने, उनकी कुछ अपनी इच्छाएं थी वो भी सुने। तो इस तरह से अपने श्रोताओं के बीच हमेशा बने रहते हैं। डिजिटल, इस युग में डिजिटल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिजिटल इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मेरा छोटा भाई बताता है ऐसे करो ऐसे करो, तो इस माध्यम से उनसे हम जुड़ते रहते हैं। मैं सप्ताह 2 सप्ताह महीने भर में अपने श्रोताओं से, अपने चाहने वालों से, अपने दोस्तों से, हर किसी से जुड़ते हैं और काव्य पर बात होती है, समाज की बात होती है, विभिन्न कोरोना काल में हो रहे घटनाओं पर बात होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत होती रहती है। अभी का जो दौर चल रहा है, आपके माता पिता का क्या राय है जो इस क्षेत्र, कविता के क्षेत्र में आप आए हैं? तो देखिए, साहित्य, जहाँ तक हम पढ़े हमको पता है कि सच्चा साहित्यकार वही है जो फकीर है। उदाहरण के लिए कबीर को देखिए, प्रेमचंद्र को देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का मतलब ये था मिट्टी में लिपटा हुआ। तो इन सारी चीज़ों को देखिए कि जो सच्चे साहित्यकार हैं वो धरती से जुड़े रहे, उनके जीवन भर गरीबी चलता रहा। तो अगर किन्हीं का लड़का हो या किन्हीं की बेटी हो या किसी शिक्षक का कोई विद्यार्थी हो, अगर वो फकीर बनने के रास्ते पे निकले तो उनका रिएक्शन गलत होगा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, सब ने हमें सहयोग किया। और फिर भी उनकी कुछ अपने भी इच्छाएं हैं, जैसे कि मेरे पिताजी की इच्छा है कि मैं IAS निकालूं, IAS में जाऊं। तो लेकिन फिर भी मेरा अपना राय है कि आप ये देखिए कि आपके बच्चे की क्षमता क्या है, वो क्या कर पाएंगे। जी बिल्कुल। आप उन पे ये प्रेशर मत दीजिए कि नहीं तुम्हें IAS निकालना है, नहीं तुम्हें IIT निकालना है या कुछ भी करना है। आप पहले, अगर आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसे रोकिए, लेकिन अगर आपके बच्चे सही दिशा में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके बच्चे के अंदर रचनात्मक क्षमता अधिक है, तो उस क्षेत्र में आप उसका सहयोग करिए। अच्छे जो भी साहित्य के अच्छे जानकार हैं उनसे उससे मिलवाइए। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके बच्चे में उस क्षेत्र में ही एक सर्वोत्तम निकल के आएगा।
आप अगर उसको 100% देंगे तो वो आपको रिटर्न भी 100% देगा। तो उनकी अपनी ये राय है कि आप तुम IAS निकालो, लेकिन फिर हमारी इच्छा है कि नहीं, हम इस कविता के क्षेत्र में बढ़ें, या मेरा ऐसा है कि PhD करने के बाद ये पढ़ाई की हिंदी से PhD करके प्रोफेसर बनना है, तो मेरा अपना है। लेकिन वो कहते हैं ठीक है सब करना, लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम IAS के एग्ज़ाम में बैठो। तो उनके इच्छा को भी ध्यान में रखते हुए उनके सपोर्ट के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सपोर्ट भी करते हैं, विभिन्न साहित्य किताब लाकर हमें देते हैं, पढ़ो इससे सीखो, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक तरफ से उनका ये भी है कि नहीं तुम IAS की तैयारी करो। जी, ये आपका शौक है तो आप इसमें भी रहिए और आगे की तैयारी कीजिए। जी। आपकी कौन सी कविता बेहतरीन हुई जो काफ़ी लोकप्रिय हुई है? मेरी लोकप्रिय कविताओं में से एक है कि एक कविता प्रभात खबर के थ्रू बहुत ज़्यादा हुई थी। तो उसमें था कि ये था प्रेम में बिलगाव के बाद ये कविता हम जब फर्स्ट ईयर इंटर में थे, तो उस वक्त हमने ये कविता लिखा था कि काफ़ी अरसा बीत गया, जाने अब वो कैसी होगी, वक्त की सारी कड़वी बातें चुपके चुपके सहती होगी, मुझसे बिछड़े अरसा बीता अब वो किससे लड़ती होगी, काफ़ी अरसा बीत गया जाने अब वो कैसी होगी, अब भी भींगी बारिश में वो बिन छतरी के चलती होगी, काफ़ी अरसा बीत गया जाने अब वो कैसी होगी। तो ये कविता बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो आपको सम्मानित भी किया गया है? हाँ, सम्मानित किया गया था। मेरी कविता थी जो हमें हमेशा बताया जाता था कि कविता करने से क्या मिलेगा। तो खुद के वजूद पर एक 4 पंक्ति लिखी थी कि पीछे में सब याद करेंगे, हर मिसरा दोहराएंगे, हम तो अपनी गज़ल सुनाकर तन्हा ही घर जाएंगे, हम तो अपनी गज़ल सुनाकर तन्हा ही घर जाएंगे। मेरी गज़लें इंद्रधनुष हैं, रंगों की गुलकारी हैं, रंग जिन्हें जो भाएगा संग अपने ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़, ये कविता वहाँ पर बहुत ज़्यादा सराहा गया था। वहाँ पर बहुत सारे विद्वजन लोग बैठे हुए थे, कविता के थे, साहित्य से जुड़े हुए लोग थे। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उन्होंने मेरी कविताओं को सुना, 1 बार 2 बार 3 बार तक उन्होंने बार इस कविता को सुना, पर्सनली फ़ोन पे उस कविता को मांगा। तो उन्हें बहुत अच्छा ये लगा और इसके लिए हमें सम्मानित भी किया गया था वहाँ पर, एक अच्छे युवा साहित्यकार के तौर पर, कवि के तौर पर। और इस परिवार का एक छोटा सदस्य होने के कारण मुझे बहुत प्यार मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और बार लोगों के द्वारा हमें बुलाया भी जाता है कि आइए आप सुनाइए। इन सारी चीज़ों को लेकर सम्मान भी मिला, प्यार भी मिला। आप किताब भी लिखते हैं, तो किस तरह की आप बुक लिखना पसंद करते हैं? देखिए, किताब लिखते नहीं हैं, बस एक सफ़र चलता रहा, और सफ़र 1-2 कविता से शुरू हुई, और अभी 60-70 लगभग एक काव्य संग्रह मेरी है, जो अभी भोपाल हिंदी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आनंद कुमार, उनके पास मेरी किताब गई थी। आपको बताया था जैसे कि डॉक्टर संजय कुमार अभी उत्तराखंड में है, प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, तो मेरे दादाजी हैं, तो उनके थ्रू मेरी किताब वहाँ तक पहुँची, मेरी कुछ कविताएं पहुंची। तो वहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रवेश सर हैं, उन्होंने कहा कि तुम एक काव्य संग्रह बनाओ, तुम जो भी कविताएं लिखते हो, जो भी करते हो, उसे एक जगह जमा करो। वैसे लिखते हर कोई है, लेकिन हर कोई जमा नहीं करता। हर एक आदमी अपने आप में एक कवि है। जी बिल्कुल। हर एक आदमी अपने आप में एक साहित्यकार है, हर कोई अपने दृष्टि से देखता है, और हर कोई बस इस शब्दों में पिरो नहीं पाता है। तो लेकिन भावनाएं सबके अंदर होती है। तो जब मैंने ये सारी चीज़ लिखा और उनको भेजा करता था, तो वो पढ़ते थे, उनमें सुधार करते थे। तो उन्होंने कहा कि इसे काव्य संग्रह का रूप दो। तो फिर हमने दिया। तो फिर पता चला, हमको इसे पता नहीं था, तो फिर बोला कि इसके प्रूफ रीडिंग किया जाता है, बहुत सारे इसमें होते हैं, फिर पब्लिशर को खोजा जाता है। तो हमने बोला हमें तो पता नहीं है कि कौन प्रूफ रीडिंग करता है, क्या करता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है। तो डॉक्टर संजय कुमार ने, जो मेरे दादाजी हैं, वो बताए कि तुम हमें दो, हम करवा के देते हैं। तो इस लॉकडाउन की वजह से वहाँ तक गया, लेकिन वहाँ से अभी तक कुछ नहीं आ पाया है उनके थ्रू, लेकिन वहाँ तक पहुँचा है। तो आनंद सर से उनकी बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा उसे, बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया। और लॉकडाउन ख़त्म होते होते उम्मीद है श्रोताओं के प्यार से, बड़ों के प्यार से, स्नेह से, आशीर्वाद के कारण वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच आएगी भी, और आप लोगों का ढेर सारा प्यार भी उस किताब को मिलेगा। मैंने उस किताब का नाम ज़माना रखा है। ये ज़माना हमारे जीवन से जुड़ी है, संघर्ष से जुड़ी है, बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी है।
एक ज़माना जो गुजर गया, एक ज़माना जो आने वाला, इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ वो मेरी काव्य संग्रह है। तो आप श्रृंगार रस की कविताओं के द्वारा समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कि जैसे कि अभी हम एक युवा हैं और अभी मेरी उम्र सीखने की है, तो हर जगह से हम कुछ कुछ सीखते रहते हैं। और सीखने के क्रम में डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर बहुत बड़े ओज के कवि थे, वीर रस के कवि थे। उनकी एक कविता थी, वक्त की ये मांग है गीत में तू अंगारा लिख। तो उसके प्रति उत्तर में डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा था, वक्त की ये मांग है गीत में तू श्रृंगार लिख। तो श्रृंगार प्रेम एक ऐसा विषय है जो हमें लगता है शाश्वत है। सबको लगता है प्रेम एक शाश्वत है। हम थे हैं तब भी है, हम नहीं है तब भी है। हम जब नहीं थे तब भी प्रेम था। आप मीरा को देखिए, अमर है। आप जिन्हें भी देखिए, उनकी काव्य प्रेम की कविता अमर हो जाती है। हास्य अभी है, हास्य समय भर रहता है, लेकिन हास्य में भी अगर आप प्रेम को रखते हैं तो वो अमर हो जाती है। तो प्रेम एक ऐसा विषय मुझे लगा कि एक शाश्वत विषय है, और इसे लिखने से क्या होगा कि हम हैं तब भी इसे पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा। हम जब नहीं रहेंगे तब भी प्रेम को सुना जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे लिखें, चाइना के मुद्दे पे लिखे, या देश में राजनीतिक विद्रोह के मामले में लिखे, तो विद्रोह आज है। आज हमारा आपसे विद्रोह है, कल आपसे आप अच्छे काम करेंगे, आपसे हमारा सामंजस्य भी होगा, आपके साथ हम रहेंगे, तो हमारी कविता की पंक्तियां आपके लिए बदल भी सकती हैं। लेकिन प्रेम क्या होता है? प्रेम तो शाश्वत है, हर जगह वो मिलेगा। तो इसलिए मैंने प्रेम जैसे इस विषय पर अपनी छोटी कलम को चलाना शुरू किया, और आगे भी लिखता रहूँगा, काहे कि ये मेरा शौक़ है और मैं इसे प्रोफेशन के तौर पे अपनाना चाहता हूँ। तो ये चलता रहेगा, और श्रृंगार एक शाश्वत विषय है, इसलिए मैंने इसको चुना और इस पे लिख रहा हूँ, लिखता रहूँगा। बेगूसराय के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? बेगूसराय के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि उनके माता पिताओं से मेरा विशेष आग्रह है कि अगर आपके बच्चे जिस क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, आप जैसे हो तो बहुत सारे गार्जियन से हम मिले हैं, बहुत सारे बच्चे से मिले, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके ऊपर प्रेशर है, नहीं तुमको IIT करना है, नहीं तुमको IAS निकालना है, IPS करना है। तो क्या होता है कि वो पढ़ते हैं, बहुत जगह इसका सही असर भी होता है कि वो निकालते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण, बहुत ऐसे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे दीदी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिन्होंने निकाला भी है, उनके लिए पॉजिटिव था। लेकिन आप देखते होंगे कि देश में लगभग हर साल युवाओं से विशेष आग्रह कि आप जिस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, चाहे आप रचनात्मक क्षेत्र में अच्छा हैं, आप खेल के क्षेत्र में अच्छा हैं, आप पढ़ने में अच्छा हैं, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। और आप अपने गार्जियन को इस चीज़ के लिए मनाइए कि हम इस चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक कवि हूँ, मैं कविता लिखता हूँ, तो शुरू में हमारे साथ भी दिक्कतें आई। जब मैंने लिखना शुरू किया, ऐसा थोड़ी है कि हम लिखे और हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता चला गया। हमको तो कहा गया कि फकीर बन जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, ये नहीं वो। तो हम यही कहे थे कि घर में जब हमको मतलब मिला, विरोध मिला, तो हमने यही कहा कि कोई बात नहीं, कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं, किसी के दरवाजे जाएंगे, 2 गीत गाएंगे, सुबह 2 रोटी कोई देगा, फिर दूसरे जगह फकीर के तरह जिएंगे, कोई बात। लेकिन मन में ये तो रहेगा जो करना चाह रहे थे वो कर रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे थे वो पढ़े। तो ये सारे, तो आप अगर खेल में अच्छा है तो उसमें अपना 100% दीजिए, आप अगर पढ़ने में अच्छा तो उसमें 100% दीजिए, आप अगर कुछ ड्राइंग अच्छा करते हो, उसमें मेरी बहन है उसको हम हर वक्त सपोर्ट करते हैं कि तुम अच्छी खेलती हो, तो वो अच्छा कर रही है, नेशनल जीत के आई, बेगूसराय का नाम रोशन करके आई, तो हर जगह हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो युवाओं से यही आग्रह है और उनके माता पिता से कि आप जिस क्षेत्र में बेहतर हैं आप उस क्षेत्र में चलिए, आप उस क्षेत्र में अच्छा कीजिए और बेगूसराय का नाम रोशन कीजिए, आपके नाम से कल बेगूसराय जाना जाए। हिमांशु, आप हमारे स्टूडियो में आए और श्रृंगार रस के बारे में बताए, अपनी भावनाओं को व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत।